आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है वेश्या का भाई। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेश्या या तवायफ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के नाम मात्र से ही घृणा होने लगती है। सभ्य समाज के लोग इस शब्द को और ये शब्द जिनसे जुड़ा है उसे अभद्र मानते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि जो वेश्या बनती हैं वे स्वयं नहीं बनती, बनाई जाती हैं, और हमारा ये सभ्य समाज ही उसे ये कार्य करने पर विवश करता है। जो वेश्या भी एक साधारण जीवन जीने की इच्छा रखती हैं, वो भी अपने लिए सम्मान चाहती हैं। वो भी चाहती हैं कि उनका एक परिवार हो जिनका वो ध्यान रखे, परंतु उनकी भावनाओं को कभी कोई समझ नहीं सकता। उसका परिचय केवल अश्लीलता एवं अभद्रपूर्ण ही दिया जाता है। समाज सदैव उसे कुदृष्टि से ही देखता है। उसका रूप, यौवन, गायन एवं नृत्य की प्रशंसा केवल रात्रि में की जाती है। जो पुरुष उसके पास जाता है, लेकिन उस पुरुष को अपने घर की बहू बेटियां उस गली मोहल्ले से गुजरना भी गवारा नहीं होता। स्त्रियां नहीं होती, बल्कि पुरुष के मनोरंजन, खेलने और रात बिताने का सामान होती हैं। जब भी जी भर गया तो नया खिलौना ले लो। कोई भी लड़की वेश्यावृत्ति में अपनी मर्जी से नहीं उतरती, उसे मजबूर किया जाता है यहाँ उतरने के लिए। ऐसी एक कहानी है कुसुमा की, जिसे हालातों ने एक वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया, जिसका नाम बाद में केसर बाई रखा गया। और फिर उसका बिछड़ा हुआ भाई किस तरह उसे इस वेश्यावृत्ति के दलदल से निकालता है, ये अभागी उसी कुसुमा की कहानी है। कहानी शुरू होती है कहानी के मध्य भाग से। तब ब्रिटिश राज्य था, भारत गुलाम था, और आए दिन स्वतंत्रता सेनानी अपने देश को बचाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे, और अंग्रेज़ों को ये कतई गवारा नहीं था। आए दिन आंदोलन हो रहे थे। और वहीं शहर का बहुत ही मशहूर कोठा था, जहाँ बेहतरीन से बेहतरीन हसीनाएं और नाजनीन वेश्याएं थीं। उस कोठे की मालकिन का नाम था गुलनार खाला। गुलनार एक ज़माने में किसी गांव के बूढ़े जमींदार की रखैल हुआ करती थी। उसे जमींदार ने दिलासा दिया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन जमींदार के पास औरतों की कोई कमी नहीं थी। वो तो गुलनार जो कुछ झूठे दिलासा दिया करता था। इस बात से गुलनार जमींदार से काफ़ी खफा हो गई। फिर गुलनार ने जमींदार के बड़े से मोहब्बत का नाटक रचाया। वो इस नाटक में कामयाब भी हुई। जमींदार का बेटा गुलनार को दिलो जान से चाहने लगा। चूँकि जमींदार बहुत ही बड़ी ज़मीन जायदाद का मालिक था, इसीलिए गुलनार ने एक साजिश रची। उसने जमींदार के बेटे के कान भरे कि अगर तुम अपने वालिद का खून कर दो तो तुम इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद के मालिक बन जाओगे, और फिर हम तुम शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे खालिद जिंदा रहेंगे तो हमारी शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो फिर एक रात जमींदार के बेटे ने अपने पिता का कत्ल करवा दिया। गुलनार ने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। दोनों कुछ दिन तक खुशी खुशी रहे, लेकिन फिर जमींदार के बेटे का गुलनार से मन भर गया और वो उसे कलकत्ता घुमाने के बहाने से ले गया, और एक रात उसी होटल में उसे सोता हुआ छोड़ आया जहाँ वे ठहरे थे। जब गुलनार को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके पास सिवाय अपने तन की फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल का किराया वसूलने के लिए होटल के मालिक ने उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए, तो उसने वहाँ रखे फूलदान से उसके सिर को लहूलुहान कर दिया और वहाँ से भाग आई। लेकिन फिर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होटल के मालिक ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। ब्रिटिश शासन था, तो गुलनार पर सख्त कार्रवाई हुई और उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। जब कुछ महीनों बाद वो जेल से निकली तो उसके पास ना रहने का ठिकाना था और ना खाने का। भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी, और एक रात बेहोश होकर वो सड़क पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक कोठे पर थी। तब से आज तक वो इसी कोठे पे है। बस उसके ओहदे में थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि अब वो तवाइफों की मालकिन है, लेकिन उसने बाद में उस जमींदार के बेटे को भी मरवा दिया था। तो उसी गुलनार के कोठे में दो तवाइफें बैठकर बात कर रही थी। क्यों रे केशव, क्या हुआ तुझे? ऐसा चेहरा लटकाए क्यों बैठी है? शकीला ने पूछा। अब क्या बताऊं तुझे? मत पूछ, केसर बोली। क्यों, ऐसा भी क्या है जो ना पूछूं? शकीला बोली। पता है, कल रात ऐसा खरीदार आया था कि मुझे देखकर उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। केसर बोली। माना तो बड़ी खूबसूरत है,
हूर लगती है, लेकिन तुझे देखकर तो मुस्कुराहट आनी चाहिए थी। पसीना क्यों? शकीला बोली। हाँ रे, वही तो मैं भी सोच रही हूँ रात से। फिर उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और ऐसे ही मुफ्त में दाम देकर चला गया। केसर बोली। बड़े ताज्जुब वाली बात है, तुम जैसी मक्खन मलाई को जो हाथ भी न लगाए वो तो बड़ा नाशुक्र होगा। शकीला बोली। वही तो सोच रही थी रात भर, केशव ने बोला। अपनी अदाओं से तूने उसे मदहोश करने की कोशिश नहीं की होगी, शकीला ने पूछा। की थी शकीला, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कम तक पिघला ही नहीं। केशर बोली। तो कोई और मिट्टी का बना होगा। मुझे भी यही लगता है, केशर बोली। ये तो काफ़ी पत्थर दिल निकला, शकीला बोली। हाँ री, आज तक कोई भी ऐसा ना आया केसर की चौखट पर जो दोबारा आने पर मजबूर ना हुआ हो। केसर बोली। लोग भी आ जाते हैं कोठे पर भूले भटके से, शकीला बोली। शायद सही कहती है तू केसर। तो चल अब मैं चलती हूँ, खा पीकर थोड़ी देर सो लेती हूँ। क्या पता रात को कितने को झेलना पड़ जाए, शकीला बोली। हाँ तू जा, मैं भी जाती हूँ। कुछ कपड़े पड़े हैं धोने को, धो लेती हूँ। और गुल्लार खाना ने भी मुझे बुलाया था, उनसे जाकर पूछती हूँ क्या बात है। ठीक है तू जा उनके पास, शकीला बोली। और फिर केसर गुलनार के सामने हाजिर हुई और उनसे पूछा, आपने मुझे याद किया खाला जान? हाँ आइए, तशरीफ़ रखिए और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। खाला जान, आज नवाब साहब की हवेली में महफिल सजी है और आपको वहाँ एक मुजरा पेश करना होगा। बहुत ही रईस है नवाब साहब। अगर उनका दिल खुश हो गया तो नजराने के तौर पर न जाने आपको कौन सी बेशकीमती तोहफे दे दे। गुलनार बोली। जी खाला, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ख्याल रहे वहाँ और भी कई रईसजादे आएंगे, आपको सब पर अपनी निगाहों के तीर चलाने होंगे। गुलनार बोली। जी खाला, मैं ध्यान रखूँगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। तो जाइए, फिर रात के पहनने के लिए लिबास चुन लीजिए और एक बार हमें ज़रूर दिखा दीजिएगा। जी खाला। और इतना कहकर केसर वहाँ से चली गई और रात की तैयारी करने लगी। रात हुई जब वो तैयार होकर केसर अपने कमरे से निकली तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। गुलनार उसे देखकर बोली, तौबा तौबा, महताब लग रही हैं आप। अब जाइए, देर ना कीजिए। कब से नवाब साहब ने पालकी भेज रखी है, बाहर खड़ी है। आराम से जाइए, मैं बब्बन और जग्गू को भी आपके पीछे भेज रही हूँ, आपकी हिफाजत के लिए। और केसरबाई पालकी में बैठकर नवाब साहब की हवेली को रवाना हो गई। कुछ वक्त के बाद केसरबाई की पालकी नवाब साहब की हवेली के सामने जाकर रुकी। साथ में बब्बन और जग्गू भी पीछे पीछे आ पहुँचे। केसरबाई जैसे ही पालकी से उतरी, उनके कदम जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पड़े तो उसने उसी शख्स को वहाँ पर देखा जो कल रात उनके कोठे पर आया था। उसे देखकर केसरबाई कुछ ठिठकी, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। वो अपनी मदहोश कर देने वाली अदाओं के साथ महफिल में दाखिल हुई। उनकी मस्तानी चाल गजब ढा रही थी। उनका अनारकली गहरे हरे रंग का लिबास वहाँ मौजूद लोगों पर बिजलियाँ गिरा रही थी और वो सबको अनदेखा करते हुए फर्श पर बिछे गद्दे पर मसनद के सहारे जा बैठी और अपने घुंघरों की लाल थैली भी वहाँ रख दी। आ गई मोहतरमा आप? नवाब साहब का नौकर आकर बोला। जी, कब की पहुँची हूँ, कोई खबर ही नहीं लेता। केशव ने बनावटी गुस्से में जवाब दिया। गुस्ताखी मुआफ़ हो मोहतरमा, नवाब साहब ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। ठीक है, इतनी इताअत करने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, मैं फ़ौरन ही नवाब साहब को खबर करता हूँ कि आप तहसीब ला चुकी हैं। इतना कहकर नौकर चला गया। केसरबाई गद्दे पर बैठकर कमरे की सजावट बड़े गौर से देख रही थी। सब कुछ बहुत ही आला दर्जे का था। वो कभी अपने माथे पर आती लट को पीछे करती तो कभी अपने लिबास का पल्लू ठीक करती। आज उसका इरादा अपनी दिलनशी अदाओं से सबको घायल करने का था। यही हिदायत देकर गुलनार ने उसे यहाँ भेजा था। तभी उस कमरे में वो शख्स दाखिल हुआ जो उसे बाहर मिला था। वो उसे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था। केसर को कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। तभी नौकर केसव के पास आकर बोला, मोहतरमा, आपको हुजूर ने याद फरमाया है। जी, चलिए, इतना कहकर केसर उठी और अपने घुंघरों की लाल थैली हाथों में पकड़कर नौकर के पीछे पीछे चलने लगी। वो कुछ वक्त में नवाब साहब के कमरे में दाखिल हुई। नौकर,
केसर को कमरे में छोड़कर चला गया। नवाब साहब ने केसर की तरफ प्यासी नज़रों से देखा और बोले, मोहतरमा, आज तो आपकी जवानी में जो रंगत आई है ना कि उसे अच्छे अच्छों का कत्ल कर दे। ऊपर वाला खैर करे नवाब साहब, मुझे क्या ये काम करने के लिए बुलाया है? केसर बाई बोली, हम झूठ थोड़े ही कह रहे हैं मेरी जान, कातिल तो आप हैं। ऐसी कातिलाना अदाएं जो पाई हैं, ऊपर वाले का फजल है और आपका रहम, नहीं तो ये नाचीज कोई चीज़ ही नहीं है। आप क्या चीज़ हैं ये आपको क्या मालूम? ये तो हम जैसे हुस्न के कदरदानों से पूछिए। हुस्न की कदरदानों को मैं खूब समझती हूँ, बचपन से देखा है और सहा है इनको। माफ़ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। आप ना ही समझे तो ही अच्छा होगा आपके लिए। नवाब साहब बोले, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, कनीज से गलती हो गई। केसर बाई बोली। तभी वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ जो बाहर खड़ा था। उसे देखकर केसर फिर से हैरान हो गई। तब नवाब साहब ने उस शख्स से कहा, देख नहीं रहे, हम यहाँ मोहतरमा के साथ कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। तुम बाहर जाओ, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। जी हुजूर, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। और इतना कहकर वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाते ही केसर बोली, बड़ा ही बेहुदा इंसान है, जरा भी तमीज़ नहीं है। ऐसा ना कहे मोहतरमा, दिल का बड़ा ही नेक और दरिया दिल इंसान है, बस थोड़ा मोटी अक्ल का है। हमारा दायां हाथ है ये, इसके बिना हम कुछ भी नहीं। मंगल नाम है इसका। मंगल नाम सुनते ही केसर के खूबसूरत चेहरे पर सिकन आ गई और वो परेशान हो उठी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर नवाब साहब ने पूछा, क्या हुआ मोहतरमा, आप परेशान क्यों हो उठी? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर चलिए, महफिल में लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। नवाब साहब बोले, जी आप चलिए, मैं ज़रा अपना हुलिया ठीक करके और पाँव में घुंघरू बांध कर आई। ठीक है, तो हम चलते हैं, आप ज़रा जल्दी तशरीफ़ आइएगा। इतना कहकर नवाब साहब चले गए। तब केसर ने कुछ सोचते सोचते पाँव में घुंघरू बांधे, आईने में खुद को देखा और चल पड़ी महफिल की ओर। वहाँ पहुँची तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। केसर ने जो हुस्न पाया था, उसकी तारीफ़ के लिए लफ्ज़ ही नहीं थे किसी शख्स के पास। कमान सी भौहें, काली आँखें, गुलाब के समान होठ, पैनी नाक, मोर सी गर्दन और संगमरमर से तरासा बदन। जब उसने नाचना शुरू किया तो महफिल में बिजली सी कौन गई। उसकी आवाज़ का जादू सबके चिड़ सिर चढ़कर बोलने लगा। सबके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, वो था, वाह वाह केसर भाई, वाह वाह। लेकिन कोने में खड़ा मंगल ये तमाशा अब और न देख पाया। फिर वो कुछ सोचकर बाहर चला गया। इधर केसर का थिरकना बंद हुआ, उधर महफिल में एक खामोशी सी छा गई। केसर बाई को नवाब साहब ने पोटली भर सोने की असरफिया से नवाजा। केसर बाई खुश हुई और मेहमान खाने में जाकर सुस्ताने लगी। तभी मेहमान खाने में मंगल दाखिल हुआ। उसे देखकर केसर बाई कुछ चौंकी और हिम्मत करके उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? जी मैं आपसे कुछ कहने आया था, मंगल बोला। हाँ तो जल्दी कहो जो कहना चाहते हो। आप यूँ महफिल में नाचना गाना ठीक नहीं, मंगल बोला। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? केसर के ऐसा कहते ही वे कमरे से चला गया और फिर केसर ने अपने घुंघरू उतारे और चल पड़ी बाहर की ओर। पालकी में बैठी पालकी वालों से कहा, पालकी कोठी की तरफ ले लो। इधर नवाब साहब केसर को ढूंढते रह गए और उधर केसर कोठे की तरफ चली गई। नवाब साहब ने मंगल से पूछा तो मंगल ने जवाब दिया कि वो तो बिना कुछ कहे चली गई और नवाब साहब मंगल का मुंह ताकते रह गए। उधर केसर आग बबूला होकर कोठे में दाखिल हुई और फिर गुलनार खाल ने केसर से पूछा, क्या नजराना पेश किया है नवाब साहब ने? मेरा सर, मैं उस गुस्ताख का मुंह तोड़ दूंगी। किसका? नवाब साहब का। खाला जान, उस मंगल का। किस मंगल का मंगन करने वाली हैं आप? गुलजार ने पूछा। खाला जान, नवाब साहब के यहाँ था एक सरफिरा, तो क्या उसने आपको छेड़ा? जी नहीं, केसर बोली। तो फिर क्या आप उस पर इतना क्यों बिगड़ती हैं? वो बोला कि इस तरह से मेरा महफिल में नाचना गाना अच्छा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, वही तो खाला, मुझे भी इस बात पर गुस्सा आ रहा है। आप गुस्सा थूक दे और इस भारी लिबास को बदल कर कुछ खा पी कर आराम करें। सुबह बात करते हैं। हाँ बड़ी भूख लगी है, नवाब साहब के यहाँ कुछ खा ही नहीं पाई।
हाँ जाइए, मैं तब तक वहीदा से आपके लिए खाना लगाने को कहती हूँ। और इतना कहकर गुलनार चली गई। फिर केसर ने भारी भरकम लिबाज को खुद से दरकिनार किया और खाने बैठ गई। खा पीकर जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो वो सख्त उसके जहन में घूमने लगा और उसके मन में सोच, मंगल ये नाम तो जाना पहचाना सा लगता है, कहीं ये वही मंगल तो नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो गज़लों की किताब उठाकर पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। केसर मुजरा करते करते बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो रात भर बिना करवट बदले ही सोती रही। उसकी आंखें सीधे सुबह जाके खुली जब शकीला उसे जगाने आई। वो केसर को जगाते हुए बोली, और मोहतरमा कब तक सोती रहोगी, देखिए सूरज सिर पर चढ़ाया। अरे तू आ गई करमजली, मेरी नींद में खलल डालने। केसर ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, बोल कैसा रहा कल रात का मुजरा और नवाब साहब की मेहमानवाजी। रात में तो मैं तेरे आने से पहले ही सो गई थी। कल कोई खरीदार ही नहीं आया, बस ऐसे ही रही, कुछ खास नहीं। क्यों खास क्यों नहीं? हाँ तुझे बताती हूँ, जिसका जिक्र मैंने तुझसे कल सुबह किया था ना, वही शख्स नवाब साहब की हवेली पर भी मौजूद था। मुझसे आकर कहने लगा कि आपका यूँ महफिल में नाचना गाना ठीक नहीं। फिर तूने क्या कहा? मैंने उसे जो डांट पिटाई ना, मुझे तो वो भला लगता है। तूने खामोखा में उसे डांटा। फिर मुझे भी कुछ अफसोस सा हुआ। उसका नाम सुना तो मुझे अपना गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। क्यों? तेरे गुजरे हुए जमाने से उस शख्स के नाम का क्या ताल्लुक है? बहुत ही गहरा ताल्लुक है मेरी जान। मुझे नहीं बताएगी अपने मन की बात? शकीला ने जोर देकर पूछा। तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? तू ही तो है जिससे मैं अपना हर टुकड़ा बांटती हूँ। तो फिर सुनाना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ठीक है तो सुन। और इतना कहकर केसर अपनी कहानी शकीला को सुनाने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम रूपनगर था, जहाँ एक किसान राधेश्याम अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। उसके दो बच्चे भी थे। बेटा बड़ा था जिसका नाम मंगल था, और बेटी उससे केवल 5 साल की छोटी जिसका नाम कुसुमा था। किसान बहुत ही गरीब था, जैसे तैसे उसका गुजारा होता था। 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से जुट पाती थी। वे जिस गांव में रहते थे उस गांव का जमींदार और भी गांवों का मालिक था। वो बहुत ही निर्दयी था। गांव के गरीब किसानों के घर में जो भी नई बहू ब्याह कराती तो पहली रात उसे जमींदार के साथ ही बितानी होती थी। ऐसा ना करने पर वो उस बहू के पति को मरवा देता था। उसने अपने घर के पास बहुत बड़ा तालाब खुदवा रखा था और उसमें उसने बहुत से मगरमच्छ पाल रखे थे, और उन्हीं मगरमच्छों के सामने ही वो लोगों को मारने के लिए छोड़ देता था। कोई भी उसकी शिकायत सरकार से करता तो भी मारा जाता, क्योंकि गोरों की सरकार थी और वो उनको एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में भेंट करता, जिससे गोरे पुलिस वाले उस शिकायत करने वाले आदमी का नाम जमींदार को बता देते और वो आदमी बेमौत मारा जाता। रिश्वत खाने से सरकार का मुंह बंद हो जाता। फिर किसी भी गरीब आदमी की हिम्मत ना पड़ती सरकार से शिकायत करने की। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुसुमा बड़ी हो रही थी और साथ ही साथ मंगल भी बड़ा हो रहा था। कुसुमा लगभग 14 साल की रही होगी और मंगल तब तक 19 साल का हो चुका था। तो एक दिन जमींदार का मुनीम कुछ लठैतों के साथ राधेश्याम के पास लगान वसूलने आया। राधेश्याम के पास तो कुछ भी नहीं था मुनीम को देने के लिए। उसने इस बात के लिए मुनीम से माफ़ी मांगी, लेकिन मुनीम ने कहा मानने वाला था। उसने अपने लठैतों से राधेश्याम को पीटने लगा। शोर सुनकर राधेश्याम की पत्नी मालती भी झोपड़ी से बाहर निकल आई और अपने पति को पीटता हुआ देखकर उसके पास जाकर बीच बचाव करने लगी। लेकिन वे लठैत नहीं मानते और साथ में मालती को भी पीटने लगे। तभी मंगल अपनी बहन कुसुमा के संग खेतों से लौट रहा था। उसने जैसे ही वो नज़ारा देखा तो अपनी लाठी लेकर वो मुनीम पर भाजने लगा और मुनीम से बोला कि अपने लठैतों से कह दो कि मेरे माँ बाप को छोड़ दे, तभी मैं भी तुझे छोड़ूंगा। अपनी जान पर आते देख मुनीम ने लठैतों को रोकने के लिए कहा। लठैत रुक गए तो मंगल ने मुनीम से कहा, जाकर कह देना अपने जमींदार से, मंगल किसी से नहीं डरता।
जो उखाड़ सकता है मेरा तो उखाड़ ले। अगर मेरे माँ बाप को आज के बाद कोई भी नुकसान पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मुनीब जब जमींदार के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर जमींदार ने पूछा कि तुम्हारा ये हालत किसने बनाया। तब मुनीब ने जमींदार से मंगल की शिकायत लगा दी कि उसकी ये हाल राधे श्याम के बेटे मंगल ने बनाया है और धमकी दी कि हुजूर आपको देख लेगा। देखिए ना, कल का छोकरा और इतनी हिम्मत, उसका तो आपको कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसको देखा देखी गांव के और लोग भी आपके साथ बदजुबानी करने लगे और आपका हुक्म मानना बंद कर दे। ये सुनकर जमींदार बोला, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं मंगल की अकल ठिकाने लगाने का कोई ना कोई तरीका निकालता हूँ। वैसे हुजूर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल के अलावा राधे श्याम की एक बेटी भी है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।